से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें इसमें मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे? क्योंकि जो वस्ती हिंद आर्याई है इसमें अब ज्यादा जबानें हमारे पास आ रही हैं। जैसे कदीम दौर में हमने पढ़ा तो सिर्फ हमारे पास संस्कृत थी और संस्कृत की एक तब्दील शुदा सूरत थी। उसके बाद हमने वस्ती हिंद आर्याई में पढ़ा तो हमारे पास प्राकृत आ गई, फिर प्राकृत की अलग अलग सूरतें हमारे सामने आई। तो कल का जो हमने टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि प्राकृत का ज़हूर कैसे हुआ। ठीक है जी। तो उसका मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कदीम हिंद आर्याई दौर में जब संस्कृत जबान में तब्दीलियां होने लगी तो उन तब्दीलियों को रोकने के लिए एक आलिम आगे संस्कृत के जिनका नाम था पाणिनि, उन्होंने अपनी किताब लिख दी थी जिस किताब का नाम था, आपको याद होगा, अष्टाध्यायी। और ये किताब पाणिनि ने इस मकसद के तहत लिखी थी कि संस्कृत जबान में जो तब्दीलियां हो रही हैं उन तब्दीलियों को रोकने के लिए ये किताब लिखी थी। तो मैंने आपको बताया था कि तालीम याफ्ता जो तबका होता है वो क्या करता है कि वो असूलों के मुताबिक जबान को बोल सकता है, जबकि जो कम तालीम याफ्ता तबका होता है वो असूलों के मुताबिक जबान को नहीं बोल सकता और वो तालीम याफ्ता तबके के मुकाबले में ज़्यादा होता है। हर माशरे में तालीम याफ्ता लोग कम होते हैं और कम तालीम याफ्ता लोग ज़्यादा होते हैं। और हुआ ये कि जो तालीम याफ्ता तबका था वो पाणिनि की अष्टाध्यायी के असूलों के मुताबिक जबानों को बोलने लगा, लेकिन जो कम तालीम याफ्ता तबका था उसमें क्या हुआ कि उसमें एक नई जबान का चलन आम हुआ, जिस नई जबान को हमने कहा यह है प्राकृत। तो कल मैं आपको बता चुका हूं कि प्राकृत के लुग़वी मानी क्या है, फितरी तौर पर ज़हूर पजीर होने वाली जबान, यानी जो बिल्कुल नेचुरली जो है किसी जबान का वजूद अमल में आ जाए उस जबान को हम कहते हैं फितरी तौर पर, नेचुरली, जिसको पैदा करने के लिए, जिसके वजूद को जो है यकीनी बनाने के लिए कोई कोशिश ना की जाए उसको हम कहते हैं कि फितरी तौर पर ज़हूर पजीर होने वाली जो जबान थी वो थी प्राकृत। अब यहां पे क्या हुआ, प्राकृत को मैंने अलग अलग सूरतें आपको बता दी थी, पाली बताई थी, उसके बाद 4-5 सूरतें जो है शोरसिनी प्राकृत, उसके बाद मगधी प्राकृत, इर्दमगधी प्राकृत, ये सब चीजें हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी। लेकिन इस लेक्चर को कल के लेक्चर के साथ लिंक करना बड़ा जरूरी है क्योंकि ये एक ही जो चीज है, एक ही दौर को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इनके बीच में एक ताल्लुक कायम करना जरूरी है। और वो ताल्लुक हम ऐसे कायम करेंगे कि आपको ये चीज मालूम है कि प्राकृत की 3 सूरतें सामने आई। प्राकृत की कितनी सूरतें? प्राकृत की तीन शक्लें। ठीक है जी, जो हम किताबों में पढ़ते हैं कि प्राकृत की 3 शक्लें हैं। सबसे पहली शक्ल जो मैंने आपको कल बताई थी, कल पढ़ चुके हैं, पहली जो शक्ल है उसको कहते हैं पाली, यानी प्राकृत की सबसे इब्तदाई और सबसे पहली जो सूरत है वो है पाली। पाली की खसूसियात मैंने आपको बताई थी कि गौतम बुद्ध ने बुद्ध मजहब की तबलीग पाली में की थी और पाली के बाद अशोक के जो कुतबे थे वो पाली जबान में थे। इसके बाद क्या हुआ, दूसरी जो प्राकृत की सूरत है उस सूरत को हम कहते हैं, उसमें हमने पढ़ा कौन सी, उसमें प्राकृत की 5 बोलियां। ठीक है जी, प्राकृत की 5 बोलियां, वो प्राकृत की दूसरी सूरत में कौन कौन सी, शोरसीनी प्राकृत, इर्दमगधी प्राकृत, मगधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत और पशाची प्राकृत। तो ये 5 बोलियां प्राकृत की, इसको कहा जाता है प्राकृत की दूसरी सूरत। ठीक है जी, प्राकृत की। आज हम जो पढ़ेंगे वो भी प्राकृत की ही एक सूरत है जिसको हम कहते हैं प्राकृत की तीसरी सूरत, प्राकृत की तीसरी सूरत। ठीक है जी, तीसरी सूरत। अब ये प्राकृत की तीसरी सूरत क्या है, प्राकृत की तीसरी सूरत में हमने पढ़ना है आज अपभ्रंश को। तो आपको सवाल डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि प्राकृत को कितनी शक्लों में हम तकसीम करते हैं, तो वो 3 शक्लें हैं। उन तीनों शक्लों में क्या क्या चीजें, पहली में पाली आती है, दूसरी में जो 5 सूरतें हमने अलग अलग पढ़ी थी वो आती हैं और तीसरी में जो है हमारी में आती है उसको हम कहते हैं क्या, अप और ब्रंश। ठीक है, तीसरी सूरत ये जो है प्राकृत की अपभ्रंश है। अब आपको कल मैंने एक चीज बताई थी, आज दोबारा उसको हम रिपीट कर देते हैं कि जो हमारा वस्ती हिंद आर्याई है इसका दौर मैंने आपको कहां से कहां तक बताया था, 1500 से 500 कबले मसीह तक का जो दौर था वो हमारा किसका था, वो हमारा था कदीम हिंद आर्याई का दौर।
अब 500, ठीक है जी, 500 कबले मसीह से, काफ मीम से 1000 सदी ईस्वी तक का जो दौर है, 1000 सदी ईस्वी तक का जो दौर है, सदी ईस्वी तक का जो दौर है वो है हमारा 1000 सदी ईस्वी, ठीक है, ईस्वी तक का जो दौर है ये है हमारा वस्ती हिंद आर्याई का दौर। ये आपने याद रखना है। कदीम हिंद आर्याई का 1500 से 500 कबले मसीह तक का दौर है और वस्ती हिंद आर्याई का 500 कबले मसीह से 1000 सदी ईस्वी तक का दौर है, ठीक है जी। लेकिन इसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, इसमें भी जो वस्ती हिंद आर्याई है हमारा, ये शुरू हो रहा है 500 कबले मसीह से, यहां से शुरू हो रहा है। और 500 कबले मसीह से हमारा जो है वो जब पाणिनि ने कदीम हिंद आर्याई में अष्टाध्यायी लिखी थी तो उसके लिखने के रद्दे अमल में प्राकृत का वजूद अमल में आया। यानी 500 कबले मसीह से वस्ती हिंद आर्याई शुरू हुआ और 500 कबले मसीह से ही प्राकृत का ज़हूर अमल में आया। यानी 500 कबले मसीह से, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी नुक्ते की चीज है, ये आपने याद रखनी। 500 कबले मसीह से, काफ मीम से, ठीक है, ये इसमें उलझन में हम पड़ जाते हैं। 500 कबले मसीह से 500 सदी ईस्वी तक, ये आपने याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बता दूंगा। 500 कबले मसीह से पहले आपने वस्ती हिंद आर्याई का दौर याद रखना है। 500 कबले मसीह से 1000 सदी ईस्वी तक का दौर है। ये टोटल कुल 1500 साल का दौर बनता है, पूरा दौर। तो क्वेश्चन आपको अगर ये आ जाए कि बताएं वस्ती हिंद आर्याई जो है वो कितने सालों पर मुश्तमिल है, तो वो 500 से 1000, 500 कबले मसीह से 1000 सदी ईस्वी तक इसका दौर है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको फिर मैं बता दूं कि कबले मसीह पीछे की तरफ चलता है और सदी ईस्वी आगे की तरफ। अब जैसे 1500 से हम 500 पीछे आए, फिर अब सदी ईस्वी 1000 2000 वो आगे बढ़ेगा। तो 500 से 500 कबले मसीह से 1500 से 500 कबले मसीह तक कदीम हिंद आर्याई का दौर है हमारा। और उसके बाद हमारा 500 कबले मसीह से 1000 सदी ईस्वी तक का, यानी 1500 साल तक का जो दौर है ये मिडल इंडो आर्यन का है, जिसको वस्ती हिंद आर्याई का दौर कहते हैं। लेकिन इसमें आपने दो चीजें याद रखनी हैं, इसमें दो जबानें आई हैं, एक प्राकृत और एक अपभ्रंश, दोनों का ताल्लुक जो है वो वस्ती हिंद आर्याई से है। तो पहले आपने बताना है कि 500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह से 500 सदी ईस्वी तक, एक सेकंड कोई ज्वाइन कर रहा है शायद, ये बता रहा था मैं कि 1500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह तक का जो दौर था वो कदीम हिंद आर्याई का था। उसके बाद 500 कबले मसीह से 1000 सदी ईस्वी तक का जो दौर है वो है वस्ती हिंद आर्याई का दौर। लेकिन इस दौर को भी मजीद दो हिस्सों में हमने तकसीम करना है। पहला हिस्सा इसका है 500 कबले मसीह से 500 सदी ईस्वी तक का दौर, यानी 1000 साल का जो दौर है, ये दौर है किसका हमारे पास, ये दौर है हमारे पास प्राकृत का, ये दौर है प्राकृत का। अब आपको क्वेश्चन अलग से भी आता है कि बताएं प्राकृत का दौर कौन सा है, डायरेक्ट आपको ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको वस्ती हिंद आर्याई का कुल जो दौर है वो 1500 साल पर मुश्तमिल है। 500 कबले मसीह से 1000 सदी ईस्वी तक का ये दौर है। और दूसरी चीज इसमें आपने ये याद रखनी है कि 500 कबले मसीह से 500 सदी ईस्वी तक का जो दौर है वो प्राकृत का दौर था। और उसके बाद 500 सदी ईस्वी से अब जो अपभ्रंश का जो दौर है ये आपने याद रखना है। 500 सदी ईस्वी से 500 सदी ईस्वी से, ठीक है, 500 सदी ईस्वी से 1000 सदी ईस्वी तक। अब क्योंकि 1000 के बाद हमारी जदीद हिंद आर्याई जबानें शुरू हो जाएंगी और जदीद हिंद आर्याई दौर शुरू हो जाएगा। तो 500 कबले मसीह से 500 सदी ईस्वी से 1000 सदी ईस्वी तक का जो दौर है, 1000 ईस्वी तक का जो दौर है, ये दौर है हमारा किसका, अपभ्रंश का। अभी आपने फिलहाल अब तक के लेक्चर में ये याद रखना है कि वस्ती हिंद आर्याई का दौर 1500 साल पर मुश्तमिल है। 500 कबले मसीह से 1000 सदी ईस्वी तक का इसका दौर है। दूसरी चीज याद रखनी है कि इस दौर को मजीद दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, क्योंकि दो अलग अलग सूरतें इसमें सामने आई हैं जबानों की।
पहली जो है वो प्राकृत है, उसका दौर है 500 कबले मसीह से 500 सदी ईस्वी तक का दौर। और दूसरा जो दौर है वो है अपभ्रंशों का दौर। तो ये 500, इसमें दोनों सदी ईस्वी है, 500 सदी ईस्वी से 1000 सदी ईस्वी तक का जो दौर है ये अपभ्रंश का है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि अपभ्रंश जो है वो प्राकृत की तीसरी सूरत का नाम है, और अपभ्रंश 500 सदी ईस्वी से 1000 सदी ईस्वी इसका जमाना है, किसका? अपभ्रंश का। अब इसके बाद आपने एक चीज याद रखनी है, जिस तरह हमने प्राकृत का पढ़ा था, ये पूछा जाता है, अक्सर आपको पूछा जाता है कि भाई जो जैसे आपको संस्कृत का लुग़वी मानी क्या है पूछ लेते हैं, पाली का कल मैंने आपको लुग़वी मानी बताया था पूछ लेते हैं, प्राकृत का लुग़वी मानी फितरी तौर पर ज़हूर पजीर होने वाली। अब आपको पूछते हैं जी अपभ्रंश के लुग़वी मानी क्या है, यानी लुगत में डिक्शनरी में अपभ्रंश के क्या मानी है। तो अपभ्रंश कहते हैं किसको? बिगड़ी हुई जबान को। बिगड़ी हुई, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आता है, बिगड़ी हुई जबान। तो अपभ्रंश हम कहते हैं बिगड़ी हुई जबान को। अब ये बिगड़ी हुई जबान क्यों है, इसके पीछे जो है, इसके पस मंजर में कौन से ऐसे मुहर्रिकात जो हैं वो कारफरमा हैं कि इसको हम बिगड़ी हुई जबान कहते हैं। तो हुआ क्या कि जब संस्कृत तब्दील होकर प्राकृत की सूरत इख्तियार कर गई, क्योंकि लोग जो है वो असूलों के मुताबिक ज़बान को नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सहूलत के मुताबिक, अपनी जो है वो वोकेबलरी और लफ्ज़ियात की गुंजाइश के मुताबिक उन्होंने प्राकृत को बोलना शुरू कर लिया, जो उनको आसान लगी। लेकिन एक दौर ऐसा आया, क्योंकि ये 500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह से 500 सदी ईस्वी तक प्राकृत का दौर रहा। तो 1000 साल में प्राकृत जब सेहतमंद जबान बन गई, हर जगह फलने फूलने लगी, तो लोगों ने प्राकृत को क्या किया, प्राकृत में अदब लिखना शुरू कर दिया, अदब लिखना शुरू कर दिया, लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया। फिर कुछ लोगों ने क्या किया, प्राकृत को, संस्कृत को छोड़कर प्राकृत को मजहब की तबलीग के लिए प्राकृत को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ क्या, इसके नतीजे में यह हुआ कि फिर से प्राकृत का जो ताल्लुक था आम लोगों से, वो जो है वो क्या हो गया, वो तर्क हो गया, वह टूट गया वो ताल्लुक। यानी आम लोगों से प्राकृत का जो ताल्लुक था वो मुनक़ता हो गया। और उसके मुनक़ता होने से क्या हुआ, आम लोगों से जब प्राकृत का ताल्लुक नहीं रहा, तो आम लोगों में एक नई जबान जो है वो फलने फूलने लगी, जिस जबान को हमने, आम लोग यानी टूटे फूटे अल्फाज बोलने लगे। जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि सही जो लफ्ज है, दुरुस्त है, वो है सर्रे आम, हम उसको पढ़ते हैं शर्रे आम। तो आम लोग जो हैं वो असूलों के मुताबिक वो जबान की जो उसका डिक्शन होता है या जो उसके लिसानी असूल होते हैं, उन असूलों के मुताबिक जबान को नहीं बोलते। तो यहां पर क्या हुआ कि आम जब प्राकृत जब फिर से जो है पढ़े लिखे तबके तक महदूद हो गई, तो आम लोगों ने क्या किया कि उसकी टूटी फूटी सूरत को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि जो संस्कृत है उसमें गाय को कहते हैं गो, ठीक है। अब ये गो कहने के बजाय लोगों ने उसको गाय कहना शुरू कर दिया। यानी कि इस तरीके से जो है वो, और ये टूटा फूटा लफ्ज जो है आज उर्दू का एक अच्छा खासा लफ्ज है, उर्दू जबान में इस्तेमाल होता है। तो कहने से मुराद ये है कि जब लोगों ने प्राकृत दोबारा से जब पढ़े लिखे तबके तक महदूद हुई, तो आम लोगों में अपभ्रंश, एक बिगड़ी हुई जबान, यानी टूटे फूटे अल्फाज लोग बोलने लगे, रफ्ता रफ्ता वो एक जबान बनने लगी। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए यहाँ पे कि ये अपभ्रंश क्यों निकली। आगे हम अपभ्रंश की सूरतें कुछ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे माहिरीन लिसानियात गुजरे हैं हिस्ट्री के, उन्होंने प्राकृत और इसके अपभ्रंश के बारे में क्या कहा है, तो वो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक शख्स हैं जिनका नाम है पातंजलि, जो पातंजलि, ठीक है जी, इस शख्स को हम पढ़ेंगे। ये जो पातंजलि हैं, ये हैं 200, करीबन 200 कबले मसीह के एक कवायद नवीस। कवायद नवीस इनको आप कह लीजिए, या इनको आप कह लीजिए कि ये माहिर लिसानियात हैं। कवायद नवीस उस आदमी को कहते हैं जो कायदे की किताब लिखता है, जो ग्रामर की किताब लिखता है। और माहिरीन लिसानियात या माहिर लिसानियात उस आदमी को कहते हैं
जो ज़बानों की तारीख पर दस्तरस रखता है, जिसको ये मालूम होता है कि कौन सी ज़बान कब पैदा हुई, किस ज़बान का वजूद कब अमल में आया। तो ये जो पातंजलि हैं, ये 200 कबल मसीह का एक कवायद नवीस रहा है। इसने एक किताब लिखी, ये आपने याद रखनी है, उस किताब का नाम है महाभाष्य। ये किताब इस आदमी ने लिख दी, ठीक है जी। उसका नाम था पतंजलि। 200 कबल मसीह में इसने ये किताब लिखी। और इस किताब का तज़किरा मैं यहां इसलिए कर रहा हूं कि इसने अपभ्रंश, ठीक है जी, अपभ्रंश का जो लफ्ज है, अपभ्रंश का लफ्ज है, वो किसी जबान के लिए नहीं किया। इसने किसी जबान के लिए नहीं किया। अब यहां पे क्या हुआ, हम अपभ्रंश एक जबान की बात कर रहे हैं या एक बोली की बात कर रहे हैं, लेकिन पतंजलि ने 200 कबल मसीह में जब इसने कवायद की एक किताब लिखी जिसका नाम है महाभाष्य, इस किताब में इसने अपभ्रंश का लफ्ज उन अल्फाज के लिए इस्तेमाल किया जो क्या थे, संस्कृत से बिगड़कर एक नई, अपना माइक ये किसी का ऑन है, ये इसको ऑफ कर लीजिए। जो पतंजलि है उसने 200 कबल मसीह में एक कवायद की किताब लिखी जिसका नाम है महाभाष्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके याद करने के लिए, आपको याद रखना है महाभाष्य। तो इस किताब में इसने अपभ्रंश का लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है जी, अपभ्रंश का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब ये जो अपभ्रंश का लफ्ज इसने इस्तेमाल किया, ये किसी जबान के लिए नहीं किया, बल्कि बिगड़े हुए अल्फाज के लिए किया, बिगड़े हुए अल्फाज। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो अल्फाज संस्कृत जबान से बदलकर उनकी एक बिगड़ी हुई सूरत सामने आ रही, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि गो जो लफ्ज था वो संस्कृत का खालिश लफ्ज था, वो गाय बन गया। तो अब इसने पतंजलि ने जो किताब लिखी महाभाष्य, उसमें उसने लफ्ज अपभ्रंश इस्तेमाल किया, लेकिन जब उस लफ्ज को उसने बयान किया कि ये क्या चीज है, जैसे हम लिखते हैं उर्दू, तो आप जब बयान करोगे तो आप लिखोगे कि उर्दू एक जबान है। लेकिन ये जो पतंजलि था, इसने महाभाष्य जब किताब लिखी, इसमें इसने लिखा कि अपभ्रंश लफ्ज उन अल्फाज के लिए इस्तेमाल किया कि जो संस्कृत जबान की असली सूरत से बिगड़कर किसी नई सूरत में इस्तेमाल हो रहे थे। तो आप यूं याद रखेंगे कि पतंजलि ने अपभ्रंश का लफ्ज बिगड़े हुए अल्फाज के लिए इस्तेमाल किया था, बिगड़े हुए अल्फाज के लिए इस्तेमाल किया था, ठीक है जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पहले आपने पतंजलि को, तो ये क्यों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसने अपभ्रंश के बारे में कुछ कहा है। और वो क्या कहा है मैंने आपको बता दिया कि पतंजलि ने जो किताब लिखी, इस किताब में इसने कहा कि अपभ्रंश वो अल्फाज हैं, उन अल्फाजों के लिए इस्तेमाल किए जो संस्कृत से बिगड़कर एक नई सूरत इख्तियार कर चुके हैं या किसी नई सूरत में इस्तेमाल होते हैं। तो ये पहली चीज रही। दूसरी चीज आपने याद रखनी है, एक शख्स है जिसका नाम है, ये इसी के बारे में, उसका नाम है चंड, ठीक है जी। चंड एक आदमी है। ये शख्स भी, इसको भी आप माहिर लिसानियात कह लीजिए या इसको भी आप जो है वो कवायद नवीस कह लीजिए। और इसका दौर कौन सा है, पहले का दौर है 200 कबल मसीह, ये उसके बाद का है, इसका दौर है 6ठी सदी ईस्वी, 6ठी सदी ईस्वी, ठीक है जी, 6ठी सदी ईस्वी। यानी ये उस दौर के लगभग करीब है कि जब जो है वो अपभ्रंश 500 सदी ईस्वी में अपभ्रंश का वजूद अमल में आ चुका है। ये उस दौर का जो है वो माहिर लिसानियात है। अब ये आदमी क्या करता है, इसने कवायद लिखे हैं, इसने क्या किया है कि कवायद की किताब लिखी है। उस कवायद की किताब, इसकी कवायद की किताब का नाम है प्राकृत, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्षणम, प्राकृत लक्षणम इसकी किताब है। इस किताब में इसने क्या किया, पहली दफा, यानी जिस तरीके से आपको अगर सवाल ये पूछ ले कोई कि आप ये बताएं जी कि उर्दू का नाम पहली दफा उर्दू के लिए किसने इस्तेमाल किया था, उर्दू के लिए रेख्ता, उर्दू मोहल्ला, हिंदी, हिंदवी, बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते रहे, लेकिन उर्दू का लफ्ज किसने इस्तेमाल किया, तो ये आपने बताना है। तो यहां पे ये जो चंड था, 6ठी सदी ईस्वी का कवायद नवीस या माहिर लिसानियात, इस आदमी ने किताब लिखी जिसका नाम था प्राकृत लक्षणम। और इस किताब में इसने पहली मर्तबा क्या किया, पहली मर्तबा अपभ्रंश जो है का लफ्ज, अपभ्रंश का लफ्ज जबान के मानों में इस्तेमाल किया, का लफ्ज जबान के मानों में, यानी अपभ्रंश एक जबान है,
ये पहली दफा हमें कब पता चला, जब प्राकृत लक्षणम किताब लिखी चंड ने, उसने 6ठी सदी ईस्वी में, तो तब हमें ये मालूम हुआ। आपको सवाल ये भी आ सकता है कि बताएं प्राकृत को जो है वो जबान की हैसियत से इस लफ्ज को, अपभ्रंश को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? तो उस आदमी का नाम था क्या? उस आदमी का नाम था चंड, और उसने किताब लिखी थी प्राकृत लक्षणम। तो उसने क्या किया कि उसने ये लिखा कि भाई जो है ये अपभ्रंश एक जबान है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पे आप आ जाइए। नेक्स्ट एक आदमी है, ये है 11वीं सदी ईस्वी का, 11वीं सदी ईस्वी का है, और इसका नाम, पहले इसका नाम आप देख लीजिए, हेमचंद्र। ये आपने याद रखना है, हेमचंद्र इसका नाम है। अब इस हेमचंद्र ये कौन सा है? ये 11वीं सदी ईस्वी का है, 11वीं सदी ईस्वी का, ठीक है, 11वीं सदी का ये है। और ये भी कवायद नवीस है, माहिर लिसानियात है, जबान के बारे में कमेंट करता है। तो इसने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था हेमचंद्र, हेमचंद्र शब्द अनुशासन, अनुशासन, ठीक है जी, हेमचंद्र शब्द अनुशासन, ये किताब इसने लिख दी। अब इस आदमी ने क्या किया, ये जो हेमचंद्र जो थी शब्द अनुशासन किताब, ये क्या किताब है? ये अपभ्रंश के कवायद की पहली किताब है। जिस तरह अपभ्रंश के कवायद की किताब है, आपको पूछ सकते हैं अपभ्रंश के कवायद की किताब है, यानी ये 11वीं सदी ईस्वी में इस शख्स ने एक किताब, जब अपभ्रंश 500 सदी ईस्वी से 1000 सदी यानी 500 सालों का सफर कर चुकी थी, तो उस वक्त हेमचंद्र ने 11वीं सदी ईस्वी में हेमचंद्र शब्द अनुशासन के नाम से एक किताब लिखी, और यह किताब थी अपभ्रंश के कवायद की। जिस तरह पाणिनि ने कदीम हिंद आर्याई में जो किताब लिखी अष्टाध्यायी, वो संस्कृत के कवायद की किताब थी, इसी तरह 11वीं सदी ईस्वी में हेमचंद्र ने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है हेमचंद्र शब्द अनुशासन। ये किताब अपभ्रंश के कवायद की किताब है, ये आपको याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आपने एक और चीज इसके बारे में याद रखनी है, एक और कवायद नवीस हैं जिनका नाम है मार्कंडे, ठीक है जी, ये मार्कंडे, ये बड़े थोड़े से टफ नाम है, थोड़े से जो है गैर मानूस नाम है, जिनको जल्दी आप याद नहीं कर सकते, लेकिन ये ज्यादा नाम नहीं है, कुछ ही चंद नाम है, और ये नाम आपको याद रखने जरूरी है, इनमें से सवाल आपको आता ही आता है। अब ये मार्कंडे जो था, इसने क्या किया, इसने ये भी कवायद नवीस था। अब इसने क्या किया, इसने कहा कि जी जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश, इसको अपभ्रंश को 3 सूरतों में तकसीम किया। अब 3 सूरतों में तकसीम किया, सूरतों में तकसीम किया, ठीक है, किसने तकसीम किया? मार्कंडे ने। तो इसकी 3 सूरतें कौन कौन सी थी? पहली सूरत ये बयान करता है, जिसको ये कहता है, इसका नाम है जूनागर, ज्यादा आपने याद नहीं रखना। मार्कंडे के मुताबिक अपभ्रंश की 3 सूरतें हैं, एक को इसने जूनागर कहा, दूसरे को ये कहता है उपनागर, उपनागर दूसरी सूरत का नाम ही है, और तीसरी सूरत को ये कहता है, उसको कहता है ब्राचड। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं कि भाई मार्कंडे ने अपभ्रंश को कितनी सूरतों में तकसीम किया है? वो 3 सूरत हैं, जूनागर, उपनागर और ब्राचड। इनकी तफसील में जाने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी तफसील से आपको कोई सवाल आने वाला नहीं है। आगे हम चले जाते हैं। आगे एक और शख्स हैं, मार्कंडे के बाद एक और आदमी हैं जिनका नाम है जी.वी. निगारे। ये नाम भी आपने याद रखना है, जी.वी. निगारे। अब ये जी.वी. निगारे क्या करते हैं, ये भी अपभ्रंश से मुतल्लिक अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। और वो ख्यालात का इजहार कैसे करते हैं? ये भी अपभ्रंश को 3 सूरतों में तकसीम करते हैं, ठीक है जी, ये भी अपभ्रंश को 3 सूरतों में तकसीम करते हैं। अब वो इसकी 3 सूरतें कौन कौन सी हैं? एक ये कहता है कि मशरकी अपभ्रंश है इसके मुताबिक, दूसरा ये कहता है मगरबी अपभ्रंश है, ठीक है जी, तीसरा ये कहता है जुनूबी अपभ्रंश है। अब आपको सवाल कैसे आएगा, अगर आए तो आपको ये पूछेंगे कि जूनागर, उपनागर और ब्राचड जो किस्में हैं, ये किस माहिर लिसानियात या किस कवायद नवीस ने बयान की हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें बताना है कि ये जो
सूरतें हैं ये मार्कंडेय ने बयान की हैं। दूसरी चीज आपको ये पूछी जा सकती है कि अपभ्रंश को मशरकी, मगरबी और जनूबी हिस्सों में किसने तकसीम किया है, तो उस बंदे का नाम है जीवी निगारे। ठीक है जी। तो यहां तक एक दफा थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज दे देता हूं, क्योंकि आगे आसान चीजें हैं, आगे टफ चीजें नहीं हैं। पहले मैंने आपको बता दिया क्या, ये चीज आपने याद रखनी है, 500 कबले मसीह से 1000 सदी ईस्वी वस्ती हिंद आर्याई का दौर है। 500 कबले मसीह से 500 सदी ईस्वी प्राकृत का दौर है, क्योंकि वस्ती हिंद आर्याई में ही प्राकृत है और वस्ती हिंद आर्याई में ही अपभ्रंश है। तो 500 कबले मसीह से 500 सदी ईस्वी का जो दौर है वो प्राकृत का है, और 500 सदी ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का दौर है वो अपभ्रंश का है। फिर आपने प्राकृत का ज़हूर कैसे हुआ और प्राकृत से फिर अपभ्रंश का ज़हूर कैसे हुआ, ये बात। उसके बाद अपभ्रंश पे पतंजलि ने क्या कहा, चंड जो माहिर लिसानियात है उसने क्या कहा, उसके बाद हेमचंद्र ने अपभ्रंश पे क्या कहा, और फिर मार्कंडेय और जीवी निगारे ने अपभ्रंश पे क्या कहा। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, इसके बाद हमने ये पढ़ना है कि जब हम प्राकृत को पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था शोरसीनी प्राकृत, मगधी प्राकृत, इर्दमगधी प्राकृत, उसके बाद पशाची प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। तो उनकी जगह अब किसने ले ली है, उनकी जगह अब अपभ्रंश ने ले ली है। तो उन सभी को हम पढ़ेंगे और उनकी जगह अपभ्रंश ने ले ली है, और वो क्या क्या कौन कौन से वो इलाके थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमने लास्ट में पढ़ा था शोरसीनी प्राकृत, अब शोरसीनी क्या पढ़ेंगे हम, अपभ्रंश। पहले शोरसीनी प्राकृत को हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे शोरसीनी अपभ्रंश। ठीक है। अब ये जो शोरसीनी अपभ्रंश है, ये सबसे पहले मैंने कदीम हिंद आर्याई में आपको बताया था, जो मिडलैंड का इलाका था, जिस जगह क्या था मध्या देशा, उसकी जगह वस्ती हिंद आर्याई में शोरसीनी प्राकृत ने ली। फिर आगे बढ़कर उसकी जगह शोरसीनी अपभ्रंश ने ले ली। तो इसका इलाका कौन सा है, इसका इलाका है दहली और नवाहे दहली का इलाका, यानी वो इलाके दहली और नवाहे दहली का इलाका, यानी वो इलाके कि जिनमें अभी इसके बाद इन्हीं इलाकों में मगरबी हिंदी की 5 बोलियां आएंगी, और उन मगरबी हिंदी की 5 बोलियों में से एक खड़ी बोली है वो उर्दू का रूप इख्तियार कर लेगी। तो शोरसीनी अपभ्रंश जो है ये दहली और नवाहे दहली के इलाकों में है, और इसी इलाके में 1000 सदी ईस्वी के बाद उर्दू जबान का वजूद अमल में आता है। दूसरी चीज आपने याद रखनी है वो क्या है, दूसरी है जो हमारी, उसको हम कहते हैं मागधी प्राकृत। ये मागधी प्राकृत, ठीक है जी, मागधी प्राकृत। अब ये जो मागधी प्राकृत है, ये जब 1000 मागधी प्राकृत नहीं है, ये अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश। ये मागधी अपभ्रंश जब 1000 सदी ईस्वी के बाद अपनी सूरत बदलती है, तो इसी मागधी अपभ्रंश से क्या होता है, बिहार की बोली निकलती है बिहारी, उसके बाद उड़ीसा की बोली निकलती है, उसके बाद बंगाली इसी से निकलती है बंगाली। तो आपने, यानी ये मागधी जो अपभ्रंश है, इससे बिहारी, बंगाली और उड़िया जो है ये इसी से निकली हुई है, मागधी अपभ्रंश से। आपको पूछ भी सकते हैं कि बताएं बिहारी और बंगाली किस से निकली हैं, तो वो मगधी, यानी अब क्या हो गया है, अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमारी जदीद जबानें निकलने लग गई, तो अब उर्दू भी आगे निकलेगी। तो यानी ये जो मागधी अपभ्रंश है इससे बिहारी और बंगाली निकली। लेकिन एक चीज यहां पे आपको समझनी है, एक आदमी है जिनका नाम है जॉर्ज इब्राहिम गुरेसन, जिसने अभी मगरबी हिंदी हमने पढ़ी नहीं है, मगरबी हिंदी का नाम जिसने दिया है जॉर्ज इब्राहिम गुरेसन। ठीक है जी, ये आदमी जो है ये माहिर लिसानियात है ये। तो जॉर्ज इब्राहिम गुरेसन ने कहा कि आपने दो बोलियों का नाम सुना होगा, जबानें तो नहीं है अभी, मैथिली और भोजपुरी, ये नाम आपने सुना होगा। भोजपुरी सांग जो हैं सुनने की बड़ी जो है वो रिवायत मैंने देखी, आम नौजवान लोग सुनते रहते हैं। तो मैथिली और भोजपुरी ये दो बोलियां हैं किसकी, ये दो बोलियां हैं किसकी, बिहारी की, जो बिहार की जबान है। अगरचे कुछ इलाकों में मैथिली है, कुछ में भोजपुरी है, लेकिन उसको मजमूई तौर पे बिहारी कहते हैं। और ये नाम किसने दिया है, ये नाम जॉर्ज इब्राहिम गुरेसन ने दिया है। आपको पूछा भी जा सकता है कि बताएं बिहारी का नाम किसने, हालांकि ये एक अंग्रेज आदमी था,
इसको मुस्तशरिक कहते हैं। जब आगे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें ये आएंगे, अलग अलग इनका मुताला हम करेंगे। तो बिहारी का जो नाम है ये जॉर्ज इब्राहिम गुरेरसन ने दिया। तो उसका तज़किरा मैंने यहाँ इसलिए किया कि मागधी अपभ्रंश से जदीद दौर में 1000 सदी ईस्वी के बाद बिहारी, बंगाली और उड़िया की बोली निकली। लेकिन इनमें बिहारी जो है ये नाम किसने दिया? ये दो बोलियां हैं बिहार की, मैथिली और भोजपुरी, इनको मिला के नाम दिया है जॉर्ज इब्राहिम गुरेरसन ने कि ये क्या हैं? ये बिहारी हैं। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे आप आ जाएं। तीसरे नंबर पे हमारे पास है इर्द मागधी प्राकृत। ठीक है जी, पहले जैसे हमने इसको पढ़ा है प्राकृत को, उसी तरह इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इर्द मागधी अपभ्रंश। अब प्राकृत में मैंने आपको बताया था कि जो यूपी और बिहार के दरमियान, यानी जो शोरसीनी प्राकृत और मागधी प्राकृत के दरमियान के जो इलाके हैं, उन इलाकों में इर्द मागधी प्राकृत बोली जाती थी। और इस यहां भी बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है कि शोरसीनी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश के दरमियान के जो इलाके थे, उन इलाकों में इर्द मागधी अपभ्रंश बोली जाती थी। इर्द मागधी अपभ्रंश जो है हमारे लिसानियाती नुक्ता नज़र से ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो हम एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। वो इसलिए नहीं रखती क्योंकि इसमें से हमें मारूजी सवालात बहुत कम देखने को मिलते हैं। और चौथे नंबर पे हम देखते हैं हमारे पास कौन सी आ जाती है। चौथे नंबर पे हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं महाराष्ट्री प्राकृत, और सॉरी अपभ्रंश। अब ये महाराष्ट्री अपभ्रंश जो है, इससे 1000 सदी ईस्वी के बाद मराठी की जबान जो अभी महाराष्ट्र की जबान है मराठी, ये सीधा सीधा, इसमें कुछ नहीं आपने करना है। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्री जो प्राकृत है वो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता प्राकृत समझी जाती थी, क्योंकि उसमें अदब का जखीरा बहुत ज्यादा था। तो यहां पे आपने महाराष्ट्री अपभ्रंश जब बनी, प्राकृत से अपभ्रंश में तब्दील जब होगी और इसके बाद मजीद जब इसमें तब्दीली हुई, तो ये मराठी जबान की सूरत में हमारे सामने आ गई। तो आपको ये पूछा जाए कि बताएं जी बिहारी, बंगाली और उड़िया कहां से हुई, तो वो मागधी अपभ्रंश से पैदा हुई। बिहारी का नाम किसने दिया? जॉर्ज इब्राहिम गुरेरसन ने दिया। और महाराष्ट्री अपभ्रंश अपने जदीद दौर में किस सूरत में तब्दील हुई, तो वो मराठी है। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था पशाची प्राकृत। लेकिन इसमें पशाची प्राकृत नहीं पढ़ेंगे, इसमें एक और नाम आ जाता है जिसको हम कहते हैं शुमाल मगरबी अपभ्रंश। ठीक है, शुमाल मगरबी अपभ्रंश। अब ये मजीद फिर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। शुमाल मगरबी अपभ्रंश को मजीद दो हिस्सों में हम इसको तकसीम करते हैं। एक हिस्सा इसका, यानी दो बोलियों में मजीद इसको तकसीम किया जाता है। एक जो है वो उसको हम कहते हैं बड़ाचड़। ठीक है, एक को हम कहते हैं बड़ाचड़ अपभ्रंश। ठीक है, और ये बोली जाती थी कहां पे? ये सिंध में, बड़ाचड़ अपभ्रंश सिंध में। और दूसरा जो हम जो है इसको दूसरा जो इसका हिस्से में हम तकसीम करते हैं वो है क्या? उसको हम कहते हैं सिंधी और लहंदा। सिंधी और लहंदा। तो ये दोनों कहां पे थी? ये पंजाब में और सिंध में बोली जाती थी। यानी शुमाल मगरबी अपभ्रंश को मजीद दो हिस्सों में हमने तकसीम किया। तो ये दो हिस्से कौन से हैं? एक को हम कहते हैं बड़ाचड़ अपभ्रंश, और जो दूसरा हिस्सा है वो सिंधी और लहंदा, यानी ये बोलियां हैं इसकी। सिंधी और लहंदा जो है वो आपको पूछा जाएगा कि बताएं जी लहंदा जो है वो किसकी बोली है। तो लहंदा आपने बताना है कि लहंदा जो है वो पंजाब की बोली थी और वो शुमाल मगरबी अपभ्रंश से निकली थी। ठीक है ना, शुमाल मगरबी अपभ्रंश से। तो ये हमारा जो है आज वस्ती हिंदारियाई का जो दौर है वो मुकम्मल तरीके से जो है, मुकम्मल तरीके से यानी कि मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? आपने इस पे आज में कंप्लीट जो सवालात इस पे बन रहे हैं वो मैं आपको दे दूंगा। और उन सवालात के बाद क्या होगा? उन सवालात के बाद आपने, अगर कोई आपकी क्वेरी है, बीच में आपको कोई प्रॉब्लम किसी इसमें लेक्चर में आ रही है, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप चाहें बता सकते हैं।